Good morning, everybody. Today, in this e-lecture, we are going to discuss preventive measures adopted to control the process of corrosion. अर्थात आज के इस लेक्चर में हम संक्षारण की रोकथाम के विषय में बात करेंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसके सब्जेक्ट कोड 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री अर्थात अनुप्रयुक्त रसायन, इसके सबसे लास्ट यूनिट, 5th यूनिट, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं, उससे ये संबंधित है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये कोरोजन रिलेटेड है। और हमने लास्ट के कुछ ई लेक्चर्स के अंदर प्रोसेस ऑफ कोरोजन क्या होता है, उसके क्या नुकसान हैं, एंड व्हाट आर द थियरीज विच अकाउंट फॉर मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, अर्थात संक्षारण की घटना को विस्तार से समझाने के लिए, उसकी क्रियाविधि पर प्रकाश डालने के लिए क्या सिद्धांत उपलब्ध हैं, इनकी चर्चा हमने एक एक कर की थी विस्तार से। आज हम देखेंगे कि संक्षारण को किस प्रकार रोका जा सकता है, क्या तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्रोसेस ऑफ कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विनाशकारी घटना है। अतः इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम किस प्रकार कुछ मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं, या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। आइए चर्चा करते हैं संक्षारण की रोकथाम या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की। तो जैसा कि स्लाइड से क्लियर है, देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स अवेलेबल। दो तरह की विधियाँ जिनका हम प्रयोग यहाँ करते हैं। पहली आंतरिक उपचार या इंटरनल मेजर्स, और दूसरी बाह्य उपचार या एक्सटर्नल मेजर्स। आंतरिक उपचार या इंटरनल मेजर्स में हम धातु या मेटल ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना में कुछ परिवर्तन लाते हैं जिससे वो संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। इसलिए ऐसी सभी विधियों को हम आंतरिक उपचार या इंटरनल मेजर्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे विधियां जिनमें हम धातु या धातु से बनी चीज, मेटल या मेटल ऑब्जेक्ट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन लाए बिना, उसमें कोई विशेष परिवर्तन हम नहीं करते हैं, लेकिन बाहर से हम कुछ ऐसे उपचार करते हैं जिनसे वो संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, या प्रोसेस ऑफ कोरोजन है वो काफ़ी स्लो या कंट्रोल हो जाता है। तो हम उसे कहते हैं बाह्य उपचार या एक्सटर्नल मेजर्स। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि किस प्रकार से ये विधियाँ काम आती हैं। आंतरिक उपचार में फिर से हम देखते हैं 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड्स इन इंटरनल मेजर्स। फर्स्ट, धातु का शुद्धिकरण, प्योरीफाइंग अ मेटल। दूसरा, मिश्रात्वन जिसको हम कहते हैं अलॉइंग। और तीसरा जिसको हम कहते हैं तापीय उपचार या हीट ट्रीटमेंट। ठीक वहीं बाह्य उपचार या एक्सटर्नल मेजर्स हैं, वो 2 तरीके के हैं। धात्विक लेपन जिसको मेटल कोटिंग कहते हैं, और दूसरा यूज ऑफ सम कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स, अर्थात कार्बनिक निरोधकों का उपयोग करके हम संक्षारण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन किस प्रकार ये दोनों मेथड्स काम आती हैं। सबसे पहले हम आंतरिक उपचारों या इंटरनल मेजर्स की इस लेक्चर में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आंतरिक उपचार में धातु का शुद्धिकरण किस प्रकार से संक्षारण प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है किसी भी धातु में या उसके ऑब्जेक्ट में। तो ये पाया गया है कि शुद्ध धातु होता है वो समांग प्रकृति का होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मीन्स थ्रू आउट सेम कंपोजिशन, अर्थात उसका संगठन सभी जगह एक समान होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर हम जानते हैं कि जैसा हमने विद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ा था कोरोजन का, उसमें हमने पढ़ा था कि एक मिनिएचर सेल मेटल की सरफेस पे सेटअप हो जाता है, और उस गैल्वेनिक सेल के बनने के लिए कुछ क्षेत्र एनोड का कार्य करेंगे और दूसरे क्षेत्र कैथोड का कार्य करेंगे। तो प्राय ऐसा होने के लिए अशुद्धियों की उपलब्धि अगर उपलब्ध हो तो आसान हो जाता है। लेकिन यदि धातु समांग प्रकृति का है
सभी जगह उसका संगठन एक रूप है, थ्रू आउट सेम कंपोजिशन है, तो ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए संक्षारण के प्रति एक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अशुद्धियाँ अगर उपलब्ध हैं तो उनके कारण एनोड कैथोड क्षेत्र बनना आसान हो जाता है और हम देखते हैं कि संक्षारण की घटना तेजी से होने लगती है। अतः शुद्ध अवस्था में धातुओं का संक्षारण नहीं होता। कई बार कुछ शुद्ध धातुएं होती हैं वो आसानी से वायु के संपर्क में आकर के उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड की एक मजबूत सतह बना लेती हैं और वो दृढ़ सतह होती है, वो बचे हुए धातु को वातावरण के संपर्क में आने से स्वतः ही बचा लेती है और इससे भी संक्षारण प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जितना धातु शुद्ध होगा उतना संक्षारण की दर कम हो जाएगी। जिसे पाया गया है कि शुद्ध लोहा है उसका संक्षारण नहीं होता है, लेकिन हमें मालूम है कि शुद्ध लोहा बहुत सॉफ्ट या कोमल होता है, इसलिए वो उसमें कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक सामर्थ्य उतनी नहीं होती है जितनी रिक्वायर्ड, और इसलिए उसका उपयोग व्यापक पैमाने पर नहीं किया जा सकता। अतः सभी धातुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में लेना संभव नहीं है, परंतु ये भी एक तरीका है कि हम कई धातुओं को शुद्ध अवस्था में लेकर के उनको संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी बना सकते हैं। तो धातु का शुद्धिकरण या प्योरीफाइंग अ मेटल, ये पहला तरीका हुआ जिसके कारण एक संक्षारण प्रतिरोध या कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल में या मेटल ऑब्जेक्ट में डेवलप हो जाएगा। दूसरा तरीका है मिश्रात्वन, जिसको हम कहते हैं एलोइंग। अगर हम एलोइंग या मिश्रात्वन की बात करें तो मिश्र धातुओं का निर्माण की प्रक्रिया, उसी को मिश्रात्वन कहते हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं के साथ एक निश्चित भारात्मक अनुपात में समान मिश्रण को हम कहते हैं मिश्र धातु या एलॉय। और ये एक शुद्ध धातु से अधिक उपयोगी होते हैं प्राय, अतः दैनिक जीवन में इनका अधिक उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, जिसमें स्टील के साथ में क्रोमियम मिलाया जाता है। हम क्या देखते हैं कि इस पर आसानी से जंग नहीं लगती, ये रस्टिंग रेजिस्टेंट है, साथ ही ये अम्लरोधी है, एसिड भी इस पर इजीली इफेक्ट नहीं डाल सकता। उसी तरह से पीतल है जो कि तांबे और जस्ते, कॉपर और जिंक का अलॉय मिश्र धातु है, तो ये भी देखते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड से भी अनअफेक्टेड रहता है। तो मिश्र धातुओं का निर्माण करने से भी धातु की आंतरिक संरचना में बदलाव आ जाता है और उसमें संक्षारण प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो मिश्रात्वन या एलोइंग भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इसका उपयोग जहाँ आवश्यक हो, उचित होगा करके और इस इंटरनल मेजर, इस आंतरिक उपचार द्वारा धातु को या धातु ऑब्जेक्ट को संक्षारण प्रतिरोधी बना सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो ये एक तरीका और हुआ मिश्रात्वन। तीसरा जिसे हम कहते हैं तापीय उपचार अर्थात हीट ट्रीटमेंट। अगर तापीय उपचार की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में, कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में, कुछ डेफिनेट कंडीशंस होती हैं, हम मेटल को कुछ डेफिनेट टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद फिर उसको वापस ठंडा करते हैं। जब इस तरह से किया जाता है तो धातु की जो आंतरिक संरचना होती है, क्रिस्टल संरचना जो होती है, उसमें बदलाव आता है, क्योंकि उसका पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, और उससे उसकी आंतरिक क्रिस्टल व्यवस्था में परिवर्तन आ जाते हैं। और इस आंतरिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आए उसके कारण उसमें एक प्रकार का संक्षारण प्रतिरोध या कोरोजन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे तापीय उपचार या हीट ट्रीटमेंट, जो कि एक इंटरनल प्रिवेंटिव मेजर, एक आंतरिक उपचार है। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे स्टील का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि स्टील में हीट ट्रीटमेंट किस प्रकार करते हैं और उसे किस प्रकार अधिक उपयोगी और संक्षारण प्रतिरोधी बना सकते हैं। तो स्टील के एग्जाम्पल से हम हीट ट्रीटमेंट को डिटेल में समझ सकते हैं। देखिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील का तापीय उपचार। तो यहाँ तीन तरह की प्रोसेसेस हमारे सामने, क्विंचिंग, टेम्परिंग और एनीलिंग। और ये परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज क्वेंचिंग ऑफ स्टील, व्हाट इज टेम्परिंग ऑफ स्टील, व्हाट इज एनीलिंग ऑफ स्टील। अर्थात स्टील के क्वेंचिंग से आप क्या समझते हैं,
स्टील के टेम्परिंग का क्या अर्थ है, या स्टील का तापानुशीतन क्या होता है समझाइए, या स्टील को तापानुशीतलित क्यों करते हैं हम। तो ऐसी चीज़ों को आसानी से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्विंचिंग क्या होता है। तो स्टील को रक्त तप्त कर एकदम से जल या तेल में डुबाकर ठंडा किया जाता है, जिससे वो कठोर और भंगुर प्रकृति का हो जाता है। इसे हम क्विंचिंग कहते हैं। मतलब स्टील को पहले बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, वो रेड हॉट हो जाता है, और फिर उसको हम ठंडे जल या तेल में एकदम से डुबा देते हैं ताकि वो तेज़ी से ठंडा हो जाए। जब ऐसा होता है तो वो कठोर या हार्ड तो हो जाता है, पर उसको क्रिस्टलाइजेशन का जो टाइम मिलना चाहिए है ना, वो क्रिस्टलाइजेशन इतना रैपिड होता है कि, और हिट लॉस भी इतना रैपिड होता है कि प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और एक भंगुर प्रकृति का हमें स्टील प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्वेंचिंग ऑफ स्टील कहते हैं। स्टील का क्विंचिंग कहलाता है। दूसरा है टेम्परिंग। यदि क्विंच्ड स्टील को आप एक डेफिनेट टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गर्म करते हैं, एंड आफ्टर दैट उसको स्लोली धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उसकी कठोरता तो पहले की तरह ही मजबूत रहती है, कठोर रहता है वो, लेकिन उसकी जो भंगुरता थी, ब्रिटलनेस थी, जिसके कारण उसका उपयोग कम हो गया था, वो दूर हो जाती है और उससे वो अधिक उपयोगी हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम टेम्परिंग कहते हैं। इट मीन्स व्हेन द क्विंच्ड स्टील इज हीटेड अप टू a temperature of 250 or 300 degrees centigrade, and then it is slowly allowed to cool down. It maintains its hardness, but brittleness is completely disappeared and it becomes more useful. So this process is called tempering of steel. इसको हम tempering of steel कहते हैं। तो स्टील का टेम्परिंग क्या है, कैसे उपयोगी, आप ये समझ सकते हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एनीलिंग ऑफ स्टील, जिसको हम तापानुशीतन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना, एनीलिंग ऑफ स्टील। तो स्टील का तापानुशीतन किसे कहते हैं, तो यदि हम स्टील को उसके गलनांक के ठीक नीचे तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो इससे जो रिजल्टेंट स्टील, परिणामी स्टील मिलता है, वो सॉफ्ट होता है और उसका इंटरनल जो प्रेशर है, आंतरिक तनाव है, जो इंटरनल टेंशन होता है उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, वो रिमूव हो जाता है। और यह प्रोसेस तापानुशीतन या एनीलिंग कहलाती है। इट मीन्स प्रोसेस ऑफ हीटिंग स्टील जस्ट बिलो इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर एंड देन इट इज अलाउड टू cool slowly. It is allowed to cool down very slowly, as a result of which a soft steel with less internal tension is obtained. Such a process of heating steel is called annealing. In this process, there a recrystallization takes place, which minimize the possibility of setting up a miniature galvanic cell on the metal surface, स्टील सरफेस। यानी इस प्रक्रिया में क्रिस्टलीकरण फिर से होता है और गैल्वनिक सेल निर्माण की जो संभावनाएं होती हैं स्टील की सतह पे, वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे ये एक तरह से कोरोजन रेजिस्टेंट या संक्षारण प्रतिरोधी हो जाता है। तो हम देखेंगे कि तापीय उपचार या हीट ट्रीटमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल मेजर है, जो जहाँ उपयुक्त या उचित होगा उसका उपयोग करके हम विभिन्न तरीके से वांछित गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, संक्षारण प्रतिरोध भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने स्टील के एग्जाम्पल से देखा कि यहाँ 3 तरह के हीट ट्रीटमेंट्स हैं, क्वेंचिंग जिसका अपना उपयोग है, टेम्परिंग विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड फाइनली द एनीलिंग यानी अंत में तापानुशीतन। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टील के हीट ट्रीटमेंट से कि किस प्रकार से ये इंटरनल मेजर्स काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोरोजन कंट्रोल, आंतरिक उपचार जिसके द्वारा हम संक्षारण को रोक सकते हैं। सो दैट्स ऑल।